नमस्कार, आप देख रहे हैं NDTV राजस्थान। चुनावी चर्चा लेकर हाजिर हूं मैं मनीष शर्मा। राजस्थान में बीजेपी ने अपनी तीसरी चुनावी लिस्ट का ऐलान कर दिया है, जिसमें 58 चेहरों पर मोहर लगाई गई है। अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशंस इस लिस्ट में देखने को मिले हैं। एक और मौजूदा विधायक फिर से ताल ठोकेंगे तो हारी हुई 25 सीटों पर उम्मीदवार बदले गए हैं। कुछ चेहरों की सीटें भी बदली गई हैं। 7 महिलाएं शामिल हैं, तो एक दिन पहले ही बीजेपी ज्वाइन करने वाले 3 चेहरों को भी फौरन टिकट मिल गया है। तो कुल मिलाकर अब बीजेपी के लिए 182 नाम राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों पर तय हो गए हैं। इन ताज़ा सीटों को लेकर हम आज करेंगे चुनावी चर्चा, जिसमें मेरे साथ हर दिन की तरह 3 खास मेहमान मौजूद होंगे। बीजेपी कवर करने वाले मेरे सहयोगी बाल वीरेंद्र जयपुर से जुड़ेंगे, वहीं बीजेपी के प्रवक्ता चेतन राजपुरोहित मेरे साथ जुड़ेंगे और हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट रविंद्र सिंह भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो आपको बता दें कि बीजेपी की तीसरी सूची जारी हो गई है। इस सूची में 58 नाम है, जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं। वसुंधरा के करीबी मदन दिलावर, प्रभुलाल सैनी को टिकट मिला है, या एक तरह से कहें प्रभुलाल सैनी की वापसी हुई है। और वहीं एक और करीबी यूनुस खान को इस बार टिकट नहीं मिला है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के खिलाफ भी चेहरे बीजेपी ने साफ कर दिए हैं। तो सीधा रुख करते हैं तीनों मेहमानों का, जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस सूची के क्या मेजर टेकअवेज हैं, क्या इसको लेकर एनालिसिस है। तो चेतन जी, पहले आप ही का रुख कर लेते हैं। 58 नाम आपने अनाउंस कर दिए हैं, कई तरह के कॉम्बिनेशंस देखने को मिले हैं। खासतौर पर आपका पहला रिएक्शन क्या कहेंगे आप इस लिस्ट को लेकर, जो 58 नाम आपने अनाउंस किए हैं? बहुत ही शानदार सूची आई है और आज इसमें देखेंगे ये मिश्रण है युवाओं का, महिलाओं का और हमारे वरिष्ठ नेताओं का। इन सब का एक कॉम्बिनेशन कॉम्पैक्ट एक पैक बना है। इस पैक को आज जारी किया गया है और आप ये मान के चलिए कि ये कोई एक दिन की घटना से ये नाम डिक्लेयर नहीं हुए। ये पिछले 2 साल की मेहनत, एक एक सीट पर माइनॉरिटी अध्ययन एनालिसिस, उसके बेस पर ये सारे नाम पार्टी ने डिक्लेयर किए हैं। और ये मेरी मान्यता है कि इसमें से अधिकांश चेहरे जन सेवा में लगे हैं। पिछले 5 साल में लोगों के दुख दर्द में साथ रहे हैं, पार्टी के प्रति वफादारी उनके साबित है। और सबसे प्रिय चीज, सबसे खास चीज होती है जनता में कितना उस व्यक्ति का प्रभाव है। प्रभाव तब होता है जन सेवा के काम में वो भाग लेता है, जन सेवा करता है। उस जन सेवा का परिणाम आज टिकट के रूप में हमें देखने को मिला है। और ये मेरी मान्यता है कि आप देखना, जब 3 दिसंबर को चुनाव नतीजे आएंगे तब आप स्वयं कहेंगे कि आज मैं जो बात कह रहा हूँ उसमें कितनी सच्चाई है। और मैं बार बार निवेदन करता हूँ। हाँ, आप कह रहे राजपुरोहित जी, जन सेवा का परिणाम है। इसमें 3 वो चेहरे भी जो कांग्रेस की और दूसरी पार्टी की सेवा कर रहे थे अभी तक। हाँ बिल्कुल, इसी पे आ रहा था मैं। इसी पे आ रहा था। कुछ सीटें हमारे लिए स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंट सीटें हैं राजस्थान के अंदर। 200 विधानसभा क्षेत्रों में से करीब करीब 15-16 सीटें हमारे पास ऐसी है जिसको हमने एनालिसिस करके देखा था कि इसमें क्या परिणाम रह सकता है। हाँ, तो हम स्वीकार कर रहे हैं उन सीटों पे हमने भारी दलशाही प्रत्याशी को भी उतारा है मैदान में। क्यों उतारा है? क्योंकि उन्होंने पार्टी के कार्यक्रमों में निष्ठा व्यक्त की है, प्रदेश नेतृत्व में निष्ठा व्यक्त की है, केंद्रीय नेतृत्व में निष्ठा व्यक्त की है और पार्टी के रीति नीति में निष्ठा व्यक्त। तीसरी बात, हमारे यहाँ जो भी शामिल होता है कोई शर्त नहीं होती है उसकी, बिना शर्त शामिल होता है। और पार्टी देखती है कि उनका उपयोग संगठन में लेना है या जनप्रतिनिधि के रूप में टिकट। लेकिन ये बात समझ से परे राजपुरोहित जी, मैं लगातार बीजेपी के नेताओं से पूछता हूं, कांग्रेस के नेताओं से भी, कि आपको निष्ठा और समर्पण एक ही दिन में कैसे समझ आ जाता है, जो इतने लंबे समय तक, और खासतौर पर चुनावी रात में, जब जिस दिन आप टिकट अनाउंस करने और एक दिन पहले उन लोगों को ले आते हैं और तमाम निष्ठा के पैरामीटर्स पर जो कार्यकर्ता सालों साल आपके यहाँ मेहनत कर रहे होते हैं उन सीटों पर, और आप बाहर से दूसरी पार्टी से लाकर एक ही दिन में टिकट दे देते हैं, ये बिल्कुल समझ से परे। हालांकि आप इसका बचाव करेंगे, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जाहिर तौर पर। बात कह रहा था, एक सेकंड मैं इसी बात कह रहा था। मैंने पहले ही आपको बोला है कुछ सीटें 200 में से हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली महत्वपूर्ण सीटें थी, उसमें हमें निर्णय लेना था कि हमें क्या करना है। नहीं तो इतनी महत्वपूर्ण सीटें हैं। चेतन जी, 1 मिनट में सवाल खत्म कर लूं। चेतन जी, मेरा एक थोड़ा सा इंटरजेक्शन है, आप उसको रिवर्ट कर सकते हैं। आप बोल रहे हैं इतनी महत्वपूर्ण सीटें हैं, तो उसके लिए आपको कांग्रेस के लोगों की जरूरत पड़ेगी। नहीं, कांग्रेस की बात ही नहीं है। नहीं तो फिर कांग्रेस के लोगों को आपने टिकट दिया ना। मैं सुभाष, बार बार कह रहा हूँ जी, मैं बार बार कह रहा हूँ, सुभाष मील कौन है जी? मैं आपकी बात भी कर रहा हूँ जी। मैं शुरू से पहली लाइन में बोला है, पहली लाइन में निष्ठा साबित नहीं होती। आप सही कह रहे हैं, एक रात के अंदर, मैं खुद मानता हूं इस बात को। लेकिन बिना शर्त, बिना किसी दुराग्रह के
पार्टी रीति नीतियों में विश्वास करके, विश्वास तो करना पड़ेगा आपको। आगे आगामी 5 साल तक हम देखेंगे कि वो व्यक्ति कैसा है। लेकिन आज की डेट में कुछ सीटों पे हम लोगों ने ऐसा किया है, और हर चुनाव में करते हैं, ये पहली बार नहीं है। हर चुनाव में कुछ सीटों पे स्ट्रेटेजिकली हमें कैंडिडेट उतारने पड़ते हैं, और वो कैंडिडेट नहीं, आप बोल रहे हैं देखेंगे, वो तो अगर आप टिकट दे दिया आप क्या देखेंगे? अगर या तो जीत होगी या हार होगी, जीतेंगे तो आपके सिंबल से जाहिर तौर पर बीजेपी के विधायक रहेंगे। और अब तक जो बीजेपी के आपके कार्यकर्ता थे उन सीटों से चाहे वो दर्शन सिंह को आपने करौली से टिकट दिया है, सुभाष मिल को आपने खंडेजा से टिकट दिया है, तो वहां पर जो भी कार्यकर्ता भाजपा के थे वो अब जाहिर तौर पर अपनी निष्ठा एक कांग्रेस से आए व्यक्ति में दिखाएंगे। आप बने रहेगा। बालवीरेंद्र का भी रुख कर लेते हैं। कार्यकर्ता निराश होता है, मैं मानता हूँ इस चीज का, आपकी बात से सहमत हूँ। ठीक है, आप मान रहे हैं, अच्छी बात है, आप मान रहे हैं, आपको भी इस बात का एहसास है, आपको एहसास है, अच्छी बात है। लेकिन इस पर सवाल तो है, क्योंकि अभी तक जो निष्ठा आपका बीजेपी का कार्यकर्ता आपकी पार्टी के जी, आप मेरी बात खत्म होनी चाहिए। एक सेकंड के लिए बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैंने शुरू में ये कहा था आपको कि कुछ सीटें स्ट्रेटेजिकली हर पार्टी, तो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, कांग्रेस में भी हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ इतना नहीं है, हमारे यहाँ कम है। लेकिन 200 सीटों में आप ये भी देखिए, हमने टिकट काटे हैं। आप इतनी बड़ी पार्टी हैं, 200 विधानसभा सीटों पर लड़ते हैं, 25 के 25 सांसद आपको मिलते हैं, उसके बावजूद आपको कांग्रेस से इंपोर्टेड या दूसरी पार्टियों से इंपोर्टेड नेताओं की जरूरत पड़ती है। आप रहिएगा राजपुरोहित जी, आप बने रहेगा, अभी है, समय है अपने पास में, हम और बात करेंगे। मैं बालवीरेंद्र का रुख कर लेता हूँ। बालवीरेंद्र लगातार कवर कर रहे हैं बीजेपी को, और खासतौर पर चुनाव में जो टिकट की हलचल है। वीरेंद्र, 58 नाम और साफ हो गए हैं तीसरी लिस्ट में। अब कुल मिलाकर करीब 182 चेहरे बिल्कुल साफ हैं बीजेपी के। क्या कुछ नई सीट के आने के बाद कुछ चेहरों की वापसी हुई है? प्रभुलाल सैनी उसमें एक नाम है, वसुंधरा खेमे के जो लोग हैं उन पर भी मोहर लगी है, और वही जो सेफ गेम कांग्रेस प्ले कर रही है, बीजेपी भी पहली टिकट से सबक लेने के बाद वही सेफ प्लान बीजेपी अब लेकर चल रही है। किसी तरह का कोई रिस्क इस टिकट में भी देखने को नहीं मिला है। बिल्कुल मनीष, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार है वो अपने जो उम्मीदवार उतार रही है, वो काफ़ी जहाँ पे ऐसे उम्मीदवार उतार रही है जहाँ पे ज़्यादा विरोधाभास ना हो। वहीं अगर आप देखेंगे बीजेपी की जो पहली सूची आई है, उस सूची के अंदर जो 41 उम्मीदवार पहली सूची में जो उतारे थे, उसमें से 7 सांसद थे, लेकिन 7 में से 6 का विरोध लगातार चल भी रहा था, और उनमें से कुछ सांसद हैं जिनका अब भी विरोध जारी है, जिनमें देवजी पटेल हैं, उनका अब भी विरोध जारी है। तो अगर आप इस पूरी सूची को देखते हैं तो इसमें जो नया चेहरा है, सबसे बड़ी बात यह है कि जयपुर सीट की अगर बात की जाए, जयपुर से बाल मुकुंद आचार्य, जो कि बीजेपी ने अपना नया जो हवा महल विधानसभा क्षेत्र से नया चेहरा है वो उतारा। वहीं अगर बात की जाए अन्य जो 7 जो महिला उम्मीदवार हैं, वहाँ पे बीजेपी ने अपने इस जो फहरिस्त है उसके अंदर शामिल किया है। वहीं अगर जो आप देखते हैं जो लगातार जो जीतते आए, पिछली बार जो 2018 के अंदर जो जीते थे, कई चेहरे वही रिपीट किए। क्योंकि आप देखेंगे कि जो पहली सूची के बाद जो विरोध देखने को मिला था बीजेपी के जो कार्यालय के बाहर या फिर तमाम जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर, तो उन चीज़ों से बीजेपी बचती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ऐसी कोई रिस्क है वो नहीं लेना चाहती जिससे बीजेपी को कोई भी नुकसान हो। क्योंकि बीजेपी के लिए जिस तरीके से लगातार हैं वो गहलोत सरकार जिस तरीके से लगातार अपनी जो 7 ऐसी स्कीम्स हैं वो गारंटी के रूप में दे रही हैं, जो अपनी अगर सरकार बनती है कांग्रेस की तो वो उन स्कीम्स के ऊपर वर्क करेगी। वहीं अगर बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी लगातार है वो जो कांग्रेस के राज के अंदर भ्रष्टाचार हुआ हो या फिर पेपर लीक का मुद्दा हो, बीजेपी वीरेंद्र लगातार तमाम बिंदुओं को शुरुआती तौर पर दिख रही थी बड़ी आक्रामक है, और इस बार नए एक्सपेरिमेंट्स के साथ में टिकटें आएंगी। दूसरी टिकट में ज़रूर लिस्ट में ज़रूर जो 83 नाम आए उसमें वसुंधरा खेमे के लोगों को एडजस्ट किया गया, और ज़्यादातर जीती हुई सीटें उसमें शामिल थी। और इस लिस्ट में भी कमोबेश जो एक्सपेरिमेंट की उम्मीद थी, जो खबरें आ रही थी कि फिर एक बार जो है बीजेपी इस टिकट में लिस्ट में जो है फिर से एक बार वो जो उसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है उसको साधती हुई दिखाई पड़ सकती, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कॉम्बिनेशंस ज़रूर हैं, 3-4 अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं। वो बाहर से आए लोगों को एडजस्ट करने का बात है, या फिर जो हारी हुई सीटें हैं उनको बदलने का सवाल है, और मौजूदा विधायकों को बरकरार रखने का सवाल है, और वसुंधरा राजे को जो लगातार साधे रखने का चुनाव तक, वो भी इसमें फैक्टर देखने को मिला है। बने रहेगा। मैं रविंद्र जी का भी रुख कर लेता हूँ। रविंद्र जी, आपने भी देखा होगा इस जो 58 नाम है, 58 चेहरे जो साफ किए हैं बीजेपी ने आज,
अलग अलग कॉम्बिनेशंस मैं जिस तरह से बात भी कर रहा था शुरुआत में चुनावी चर्चा के कि जो एक सेफ गेम प्ले जो कांग्रेस कर रही थी वो पिछली 2 टिकट लिस्ट से कमोबेश बीजेपी में भी देखने को मिला। वो रिफ्लेक्शन कि किसी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाह रही पार्टी, जो पहली लिस्ट के बाद अभी तक लगातार जारी है। चित्तौड़गढ़ की बात कर लें या बाकी दूसरी जगहों की, उनसे या सांचौर की बात कर लें, उससे बचना चाह रही बीजेपी भी। और दूसरे राज्यों के उलट, या आप कहें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के उलट, थोड़ी देरी से टिकटें आई, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा बदलाव कहें या फिर कोई एक्सपेरिमेंटेटिव जो मोड दिख रहा था बीजेपी का, कोई एक जो बताया जा रहा था पहली सूची आने के बाद में कि वो 10-15 साल की प्लानिंग के साथ में बीजेपी काम करना चाह रही है, एक नई न्यू लाइन ऑफ लीडरशिप खड़ी करना चाहती है, वैसा कमोबेश इस लिस्ट को देख पर भी बहुत ज़्यादा अंदाजा कुछ उसमें लग नहीं रहा है। जी बिल्कुल, नमस्कार मनीष। देखिए, जो सूची आ रही है, बीजेपी की 2 सूचियां आ रही है, उनमें कोई भी नया एक्सपेरिमेंट देखने को नहीं मिलता है। ना ये दिखता है कि कहीं पार्टी ने कोशिश की है थोड़ा सा रिस्क लिया जाए या कुछ नए लोगों को चुनावी मैदान में उतारा जाए। लेकिन जो पहली सूची आई थी जिसमें 41 लोगों का नाम था, उसके बाद जो बगावत पार्टी में देखने को मिली थी वो अप्रत्याशित थी और वो अभी तक भी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। अब जो है पार्टी बिल्कुल फूंक फूंक कर कदम रख रही है और जो लोकल उम्मीदवार है या तो उन पर भरोसा किया जा रहा है या जिन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ा था, कमोबेश उन्हीं को चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। और साथ ही साथ जो बीजेपी लगातार पिछले कई वर्षों से करती आ रही है कि दूसरी पार्टी से जो लोग आते हैं उनको तरजीह देकर चुनाव मैदान में उतार रही है। देखिए, कल ही नंदलाल पूनिया जो राजगढ़ से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे वो शामिल हुए थे। आज उनकी जो पुत्र वधू है उनका नाम घोषित कर दिया गया वहां पर प्रत्याशी, बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर। तो इस तरह से पार्टी देखिए कुछ भी कहती रहे, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, आखिरी में घूम फिर कर हमने देखा है कि एक ही बात होती है कि कौन उम्मीदवार ऐसा है जो जीतने के पोजीशन में है। एक नौक्षम चौधरी का नाम आप देखिए, वो आया है, वो पुन्हाना से चुनाव लड़ी थी, हरियाणा से, और इस बार उनको कामा से वहां पर चुनाव में टिकट दिया गया है। दिल्ली की बहुत मशहूर कॉलेजेस में वो पढ़ी हैं और दलित प्रत्याशी हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण ये नाम है। तो नदबई से नटवर सिंह के बेटे को लेकर आए, जगत सिंह जी बिल्कुल, जगत सिंह को टिकट दिया गया है। तो देखिए, और जो बड़े नेता थे कैलाश मेघवाल, स्पीकर रहे हैं, उनका टिकट इस बार काट दिया गया है। तो पार्टी लगातार यही, देखिए मैं तो यही समझ पा रहा हूं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये लोग चुनाव से पहले लगातार ये बातें बोलते हैं कि हम लोग बहुत सर्विस करवा रहे हैं, अलग अलग पार्टी का सर्वे हो रहा है, अलग अलग नेता अपना सर्वेक्षण करा रहे। आखिरी में जब टिकटों की घोषणा होती है तो वही झाग के 3 पात, पुराने लोगों को टिकटें मिल जाती हैं और नए लोगों को टिकट मिल नहीं पाती। अगर कोई लगता है कि जीतने वाला उम्मीदवार है, चाहे दूसरी पार्टी से उसको लेके आना पड़े, ये लोग लेकर जरूर आते हैं। और आखिरी में कार्यकर्ताओं को निराशा, कई कार्यकर्ताओं को निराशा हाथ लगती है, जो कि 6 सांसद जहां पर चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर हमको दिख रहा है। उसके बाद न बीजेपी हिम्मत कर पाई किसी सांसद को चुनाव लड़ाने के लिए, न कांग्रेस हिम्मत कर पाई है। वही वसुंधरा राजे सिंधिया, जिनको लग रहा था कि शुरू में दरकिनार कर दिया गया है, घूम फिर करके उनको वापस लेकर आना पड़ा, उनके उम्मीदवारों को टिकट देनी पड़ी। और अभी बावजूद इस सब के देखिए, ये बड़ा अनोखा चुनाव है मनीष जी। पहली बार हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव से केवल 20 दिन का समय बच गया है, एक भी रैली नहीं हुई अभी तक नहीं हुई है। जाहिर तौर पर बड़ा वही रवन जी, ये बड़ा दिलचस्प है। और कई मायनों में देखा जाए तो बीजेपी के लिए कई डिफिकल्टीज भी, अगर हम चाहें लिस्ट पर नजर डालें या फिर रैलीज को प्लान कर देखें या फिर पुराने भाषणों को भी देखें, प्रधानमंत्री या केंद्रीय नेतृत्व दूसरा देख लें, बड़ा एक टफ फाइट फिलहाल जो है आमने सामने की दिखाई पड़ रही। बहुत जिस तरह से पहली इलेक्शंस में कहा जाता था कि एक पेंडुलम स्टेट है, 5 साल बीजेपी कांग्रेस, उस तरह का फिलहाल जो है, आप चाहे टिकट सूचियों पर देख लें या फिर दोनों पार्टियों के कार्यशैली में देख लें, इस तरह का कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। दोनों पार्टियों को चैलेंजेस अपने अपने जो हैं वो उभर कर सामने जाहिर तौर पर आ रहे हैं। चाहे वो कांग्रेस के भीतर खींचतान हो, वो पहले लग रहा था कि वहाँ पर टिकटें आराम से आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब वहाँ पर भी जो बगावत के सुर तेज हो गए जो पहले बीजेपी में थे। और अब बीजेपी के सामने जो अपने एक्सपेरिमेंट जो बीजेपी करना चाह रहा था केंद्रीय नेतृत्व, तो उसको भी लेकर के वो कहीं ना कहीं चुनौतियां जरूर पेश कर सामने हैं उसके सामने, और वो रिफ्लेक्शन इस नई लिस्ट में भी देखने को मिला। अब आप बने रहेगा, चुनावी चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी की जो तीसरी लिस्ट आई है, जो बड़ी क्रूशियल लिस्ट थी बीजेपी के लिए, 58 नाम तय कर दिए गए हैं, उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी बालवीरेंद्र जयपुर से हैं, रविंद्र जी मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और चेतन राजपुरोहित जी भी बीजेपी से मेरे साथ मौजूद हैं। बालवीरेंद्र, जिस तरह से पहले ब्रेक से पहले बात कर रहे थे आपसे
कि जो पहली सूची से सबक लिया वो दूसरी में दिखाई दे गया, और तीसरी में भी कमोबेश वही एक सेफ गेम जो बीजेपी ने प्ले किया है। मौजूदा विधायक इसमें ज़्यादातर वही चेहरे साफ दिखाए, लेकिन कुछ नामों की वापसी भी हुई है। उसमें प्रभुलाल सैनी एक नाम है, और गहलोत और पायलट के सामने भी नाम साफ कर दिए हैं। तो किस तरह की बीजेपी में फिलहाल अब चुनावी हलचल है, क्योंकि बहुत हद तक अब टिकटें साफ हो गई, 182 नाम साफ हो गए हैं। कुछ बीजेपी के नेताओं से आपकी बात हुई हो, क्या कुछ कह रहे हैं वहां के आपके इंटरनल सूत्र? बिल्कुल मनीष, जिस तरीके से ये जो बीजेपी की ये लिस्ट आई है इसको आप देखते हैं तो इसके अंदर लगभग जो 25 ऐसे चेहरे हैं जिनको बीजेपी ने अपने नए चेहरों के रूप में मैदान में उतारा है। और वहीं अगर बात की जाए जो महिला प्रत्याशी है, लगभग जो इस लिस्ट में आप देखेंगे तो 7 महिला जो प्रत्याशी हैं वो बीजेपी ने उतारे। क्योंकि आप पहली सूची के अंदर जो बीजेपी के अंदर जो माहौल दिखा था बीजेपी कार्यालय के बाहर, लगातार जो जिस तरीके से जो प्रत्याशी थे जो मतलब चुनाव लड़ना चाह रहे थे, उनके जो समर्थक हैं वो बीजेपी कार्यालय में आते हैं और जो अपना विरोध प्रदर्शन या जिसको हम शक्ति प्रदर्शन भी कह सकते हैं वो यहाँ पे दिखाने की, आला कमान के जो शीर्ष नेता है उनको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब बीजेपी को ये एहसास हुआ कि सांसद को अगर हम उतारते हैं, जिस तरीके से इन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर जो एक्सपेरिमेंट किया था वो सेम एक्सपेरिमेंट राजस्थान के अंदर करना चाह रहे थे। लेकिन पहली सूची के बाद जब उसके रिजल्ट सामने आते हैं कि इस तरीके का विरोध होगा, इस तरीके के जैसे कई ऐसे सांसद हैं जिनका अभी भी विरोध चल रहा है, देवजी पटेल हो गए, या फिर आप देखते हैं वीरेंद्र ये जो हवा महल से भी एक टिकट अब साफ कर दिया है, आचार्य वहां से सामने होंगे, कांग्रेस वहां से हालांकि पसुपेश में, वहां बड़ा कांग्रेस के अंदर बखेड़ा चल रहा है कि महेश जोशी का जिस बार पत्ता साफ कर दिया गया है और आर तिवारी लड़ सकते हैं। क्या कॉम्बिनेशन जयपुर शहर को लेकर खासतौर पर बीजेपी अपना रही है? बिल्कुल, अगर बीजेपी जयपुर पूरे जयपुर की बात की जाए तो जयपुर के अंदर लगभग 19 विधानसभा सीटें हैं। 19 विधानसभा सीटों के अंदर जो आप देखेंगे कि बीजेपी अभी झोटवाड़ा के अंदर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को उतारा है, वहीं विद्याधर नगर से दिया कुमारी को उतारा है। और अगर बात की जाए अब हवा महल है, हवा महल से जो बीजेपी के अंदर नया चेहरा हम कह सकते हैं बाल मुकुंद आचार्य, जिनको बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो अब कांग्रेस की अगर हम बात कर लें तो कांग्रेस के जो आप देखेंगे महेश जोशी हैं, जो पिछली बार जो वहां से जीत के गहलोत सरकार के अंदर मंत्री पद पे भी रहे, तो उनके जब उनके जो टिकट को लेके जिस तरीके से कल पीसीसी कार्यालय के बाहर भी उनके समर्थकों ने काफी विरोध प्रदर्शन भी किया था और महेश जोशी को एक बार फिर से मौका देने के लिए आला कमान को मैसेज देने की कोशिश की थी। लेकिन ये वजह ये है कि कांग्रेस के अंदर जो 25 सितंबर को माफ कीजिएगा जो राजस्थान की पिछले साल जो कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में होता जाहिर तौर पर थी वो घटना वो लगातार इस चुनाव के अंदर भी अब बार बार ये राजस्थान की और बड़ा अहम है जयपुर में भी जो बदलाव करना चाह रही बीजेपी, उसी के तहत एक कोशिश भी है। ये हवा महल सीट एक उसी ओर इशारा है बीजेपी की ओर से बाल वीरेंद्र की, किस तरह से जो सीटें हारी हुई सीटें और जो बीजेपी के पाले में नहीं रहती उसको कैसे इस बार ब्रेक थ्रू लिया जाए उसमें। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र, आप मेरे साथ जुड़े। बाकी लोगों का भी रुख कर लेते हैं। डॉक्टर राजपुरोहित हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजपुरोहित साहब, आपका रुख करना चाहेंगे करीब 25 सीटों पर जो है आपने चेहरे बदले हैं इस बार, क्या स्ट्रेटजी रही है इन चेहरों को बदलने के पीछे? खासतौर पर हवा महल सीट उसमें से है, आपने अंता से आपके पहले मंत्री रहे, वसुंधरा सरकार में प्रभुलाल सैनी का सीट बदला है आपने, और भी कुछ नाम है, मदन दिलावर इस बार हैं सामने, जसवंत सिंह यादव को बहरोड से टिकट दिया है। तो कुछ टिकटों के बदलाव आपने किए हैं कि क्या 2018 का सबक है या फिर जो सीटें आपके काबू से बाहर हो चली हैं उन पर जो है काफी आप जोर देना चाह रहे हैं? और मैं चाहूंगा कि आप सचिन पायलट और अशोक गहलोत के सामने जो चेहरे उतारे हैं आपने उन पर भी अपनी टिप्पणी दें। मैंने शुरू में आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 साल से एक सीट का बूथ वाइज आप माइनॉरिटी आप देखेंगे, एक बूथ का एनालिसिस किया, ग्रेडिंग की है बूथ की, उसमें हमें पता चला जो निष्कर्ष सामने है, जो कंक्लूजन सामने है, उसके अकॉर्डिंग भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेटेजिकली काम कर रही है। और आपने देखा होगा फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज,
टिकटों का वितरण करने भी अलग अलग स्टेज चल रहे सर हैं। मैं चाहूंगा आप उन चेहरों पर भी हाँ, बात टोंक- रखें टोंक- जिनका नाम मैंने हाँ, लिया आपसे जी। हाँ, अभी अभी रख रहा हूँ अभी मैं टोंक विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। टोंक के अंदर अजीत सिंह जी पे वापस विश्वास किया है पार्टी ने, व्यक्त किया अजीत सिंह जी मेहता पर। अजीत सिंह जी आपको पता है पहले भी विधायक रह चुके हैं टोंक के और अनुभवी नेता है, तो उनके पार्टी ने उन पर विश्वास किया। पार्टी को ऐसा लगा है कि अजीत सिंह जी इस टोंक में इनके पायलट साहब के सामने बड़ी अच्छी टक्कर दे सकते हैं, जीत सकते हैं, इसलिए वापस विश्वास व्यक्त किया है और अजीत सिंह जी को बनाया। अब आता हूँ जोधपुर की सरदारपुरा सीट पे, वहां पे डॉक्टर महेंद्र सिंह जी को टिकट दिया है। महेंद्र सिंह जी आपको पता होगा जेडीयू में भी पहले रह चुके हैं और जोधपुर के जन्मे जाए व्यक्ति है जिन्होंने सेवा की है जोधपुर की जेडीएम के माध्यम से, पूरे कार्यकाल में सेवा की है। उस सेवा और युवा इन दोनों का मेल सरदारपुरा सीट पे आया है और निश्चित रूप से गहलोत साहब को शिकस्त देंगे ये, आप देखना टोंक में, और इन दोनों सीटें हम जीतेंगे। पहले सुनने में आ रहा था राजपुरोहित साहब की वहीं के एक और शेखावत चेहरा जो आपके केंद्रीय मंत्री हैं, उस रणनीति पर आप काम कर रहे हैं कि बड़ा चेहरा उतारेंगे, गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम चल रहा था। अभी महेंद्र सिंह राठौड़ हैं, कह रहे हैं आपकी सेवा करेंगे, सेवा करते रहें, लोकल स्थानीय चेहरा हैं। एक दूसरा इसमें और एक पहलू जो सामने आया है वो ये है कि जो आपकी जो बड़ी नेता है वसुंधरा राजे, उनका जो कद है वो उसको पहले आप कहीं ना कहीं उसको नज़रअंदाज कर रहे थे। अब पिछली जो सूचियां आई हैं उसमें उनके जो नाम हैं उन पर खासी मोहर लगी है और उनके नाम काफ़ी इसमें क्लियर हुए हैं। तो ये बीजेपी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने मान लिया कि वसुंधरा को नज़रअंदाज किए बिना काम चल नहीं सकता है, अगर कर दिया तो काम नहीं चल सकता है। मैं इस चीज को मानता ही नहीं हूँ। वसुंधरा जी 2 बार की हमारे मुख्यमंत्री रही है, केंद्र में मंत्री रही है, तो वही अब 2 सूचियों से समझ आने लगा है। 2 सूचियों में जो हैसियत नहीं, आप सुनिए आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, हम ये सोच भी नहीं सकते वसुंधरा जी को किनारे करने का। पार्टी का कोई भी नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय ने, हम सोच ही नहीं सकते। हाँ, नहीं सोच आप ही के पार्टी के भीतर की बातें आ रही थी। खुद कैलाश मेघवाल ने तो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, हालांकि वो उनका तो टिकट कट गया है, उन्होंने कहा था कि वसुंधरा खेमे को आपने नजरअंदाज कर दिया और हमारी कोई तवज्जो है नहीं। रविंद्र जी आपका भी रुख कर लेते हैं आखिर में, एक बार समय थोड़ा सा कम है। जो हेडलाइन है इस पूरी सूची का, आपको क्या लगता है अपने एनालिसिस में कि बीजेपी जो है, जिस तरह से सतीश पूनिया का बयान मुझे याद आता है, कह रहे थे कि कांग्रेस को इस बार परमानेंट डिलीट कर देंगे, रिपीट का चक्कर ही नहीं रखेंगे। लगता है आपको कि ये जो लिस्टें आई हैं ये वो स्ट्रैटेजी है बीजेपी की जो लॉन्ग टर्म कारगर हो सकती है उसके लिए? इसी तरह का रिस्क लिया नहीं गया है और लगभग उन्हीं चेहरों पर फिर से दांव खेला गया है। जिस तरीके से शुरुआत में आक्रामक तेवर अख्तियार करके जो पहली सूची बीजेपी ने जारी की थी और सांसदों को उतारा था, वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबियों को टिकट काट दिया गया था, उसके बाद लगता है कि खासतौर पर जो सेंट्रल लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर रहा है और उन्होंने ये बात स्वीकार कर ली है कि राजस्थान एक बिल्कुल अलग स्टेट है। यहाँ न कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप उतनी कारगर है, न बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप उतनी कारगर है, क्योंकि स्टेट के जो नेतृत्व है, स्टेट के जो नेता हैं वो ज्यादा कारगर हैं। और अभी भी देखिए, जो लोग ये बात कह रहे थे कि 150-160 सीट बीजेपी अपने दम पर जीत जाएगी, उनमें से कोई भी केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, किसी को भी चुनाव में टिकट नहीं दी गई है। अगर इतना आसान चुनाव है तो फिर चुनाव लड़ने से किसी को क्या दिक्कत है? पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ता है, लेकिन वो ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है। इसका मतलब यह है कि जब जमीन पर हकीकत आई है और उसके बाद जिस तरीके से पिछले 6 महीने में अशोक गहलोत की सरकार में जो काम किए गए हैं और जिनका खूब एक बड़े पैमाने पर मीडिया में प्रचार किया गया है, शायद उसके बाद कुछ तस्वीर बदली है और बीजेपी ने अपने स्ट्रेटेजी में बदलाव किया है और वो एहसास है और अपनी स्ट्रेटेजी को जाहिर तौर पर हम लगातार बता भी रहे हैं एनडीटीवी पे। रविंद्र जी आप भी मौजूद रहते हैं कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेटेजी रिविजिट की है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजपुरोहित आपका भी, रविंद्र जी आपका भी, आप हमारे साथ जुड़े। तो चुनावी चर्चा में फिलहाल बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।